आज हम आंकड़ों का संग्रहण एवं उनके प्रकार देखेंगे। इससे पहले हमने सांख्यिकी की 2 क्लासें ली हैं। इसमें भी हमने कुछ मूलभूत अवधारणाएं देखी थी। आज हम देखते हैं आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक, दूसरे द्वितीयक आंकड़े। पर पहले देखते हैं आंकड़े किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो आपके सामने लिखी हुई परिभाषा है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुव्यवस्थित ढंग से संग्रह कर गणितीय रूप में प्रदर्शित संख्याओं को हम आंकड़े कहते हैं। यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से संख्याओं को अगर हम इकट्ठा करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं। देखते हैं पहला प्रकार, प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता व्यक्ति, संस्था, यानी अनुसंधान चाहे कोई व्यक्ति करे, कोई संस्था करे, कोई भी कर सकता है, संस्था द्वारा प्रथम बार संग्रहित, यानी कि पहली बार संग्रह किए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाए और उसके लिए बिल्कुल नए सिरे से पहली बार अगर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डाटा। ऐसे आंकड़े जो पहले से प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप में विद्यमान नहीं होते, अपितु सर्वेक्षण के विभिन्न माध्यमों द्वारा पहली बार प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये आंकड़े पहली बार ही इकट्ठे किए जा रहे हैं, इससे पहले ये इकट्ठे नहीं किए हुए होते हैं। वो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यानी इनको इकट्ठा करने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग प्रणालियां या अलग अलग रीतियां हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी रीतियां हैं, इनको भी हम साथ में देख लेते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की मुख्य विधियां आपके सामने हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरी विधि संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। चौथी विधि डाक प्रश्नावली विधि। और अंतिम और 5वीं विधि गणकों या प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। इन 5 तरीकों से या 5 विधियों से हम जो भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कह सकते हैं। ये तो बात हुई आंकड़ों के पहले प्रकार की, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों की। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। ऐसे आंकड़े जिनका संग्रहण अनुसंधानकर्ता या संस्था स्वयं न करके प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों यथा सरकारी, गैर सरकारी प्रशासन, निजी प्रशासन, पत्र पत्रिकाओं, निजी अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त करता या करती हैं, उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इनको प्राप्त करने के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है प्रकाशित स्रोत, एक होता है अप्रकाशित स्रोत। पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं द्वितीयक आंकड़े। जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाए और उस अनुसंधान के लिए जिन आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है, उनको अगर पहले से ही किसी और संस्था ने या व्यक्ति ने संग्रहित कर लिया है या इकट्ठा कर लिया है और उन्हीं को हम दोबारा काम में ले रहे हैं, तो ऐसे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। जैसे जनगणना के आंकड़े एक बार इकट्ठे हो चुके हैं, उन्हीं आंकड़ों का अगर किसी शोध कार्य में, अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है,
तो उनके लिए जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो द्वितीयक आंकड़े माने जाएंगे या कहे जा सकते हैं। अब द्वितीयक समंकों को भी एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यानी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इनके द्वारा समय समय पर जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वो भी एक स्रोत है द्वितीयक आंकड़ों का। फिर आगे बात करें तो सरकारी प्रकाशन, जैसे कि केंद्रीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, अब कार्यालय है तो ऑफिस। इसके अलावा अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, जैसे कि नगर निगम, नगर निकाय या फिर जिला बोर्ड, इनके द्वारा भी जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो भी एक तरीके से अगर हम कहीं काम में ले रहे हैं तो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। आगे बात करें तो आयोग व समितियों की रिपोर्ट, अलग अलग आयोग और समितियां हैं वो भी अपने आंकड़े जारी करती हैं और उनका हम कहीं और काम में ले रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, तो वो भी द्वितीयक आंकड़े कहे जाएंगे। अंत में बात करें एक और बिंदु की, तो वो है समाचार पत्र एवं पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर या जो भी मैगजीन आती हैं वो, उनके अंदर भी कोई अगर आंकड़े दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है, उनको अगर काम में लिया जा रहा है तो वे भी सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। जैसा कि हम जानते हैं प्राथमिक डाटा इकट्ठा करने की 5 विधियाँ थी, उनमें से एक विधि थी प्रश्नावली विधि। प्रत्येक विधि की कुछ खास बातें हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, उनको हम आगे देखेंगे। उनमें से हम देख लेते हैं पहले अच्छी प्रश्नावली के गुण, यानी कि प्रश्न किस प्रकार बनाना चाहिए और जो प्रश्नावली तैयार करते हैं उनमें क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो देख लेते हैं। तो पहली बात, अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार प्रश्न होने चाहिए जिनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य सूचनाएं दी गई हो। दूसरी बात, प्रश्नों की कम संख्या, प्रश्नावली में प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न केवल अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए, तो ही सूचना देने वाला प्रश्नावली को सरलता से भर सकता है। इसके अलावा जो भी प्रश्न तैयार किए गए हैं उनका एक सही तरीके से क्रम होना चाहिए या सीरियल ऑर्डर चाहिए, और प्रश्न है वो तर्कपूर्ण भी होने चाहिए। अगर आगे बात करें तो प्रश्नावली सरल होनी चाहिए। सबसे खास बात यही है, अगर प्रश्नावली में सरलता का गुण नहीं है तो वो किसी काम की नहीं रहती। अर्थात प्रश्न इस तरीके से होने चाहिए कि सूचना देने वाले की समझ में सरलता से आ सके तथा सूचना देने वाला उचित सूचना सरल ढंग से तथा स्पष्ट कर सके। अगली बात, निजी प्रश्न, सूचना देने वाले को निजी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अर्थात एक अगर अच्छी प्रश्नावली वह होगी जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई ऐसे प्रश्न नहीं हो जो किसी धार्मिक भावना को या सामाजिक भावना को ठेस पहुँचाते हो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अगली बात, सूचना का विश्वास, प्रश्नावली का महत्वपूर्ण गुण यह होना चाहिए कि सूचना देने वाला बिना किसी डर से सूचना प्रदान कर सके। इसलिए सूचना देने वाले बिना डर के उचित सूचना प्रदान करते हैं। पक्षपात का अभाव, यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली वह होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं होता है। अगले गुण की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न ऐसे न हो जिसमें सूचना देने वाले को हिसाब किताब लगाना पड़े। जैसे लोग अपनी आय में से कितने प्रतिशत हिस्सा फल तथा सब्जियों पर खर्च करते हैं। इसलिए प्रश्न बनाते समय अनुसंधानकर्ता को गणना का स्वयं काम करना चाहिए तथा प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें अनिवार्य सूचना अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त करे, ताकि गणना कम से कम होगी तो समय की भी बचत होगी। आगे बात करें तो पूर्व निरीक्षण, यानी जब एक बार प्रश्नावली तैयार हो जाए तो उसका स्वयं भी एक बार निरीक्षण करना चाहिए
यह भी एक अच्छा गुण माना जाता है। अगली बात है, सूचना एकत्रित करने वाले को ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जिनसे सच्चाई की परख की जा सके। इस उद्देश्य के लिए प्रश्नावली में सच्चाई की परख की संभावना भी होनी चाहिए। आगे एक और गुण चाहिए कि प्रश्नावली मनमोहक होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा इस ढंग से बनाई गई हो ताकि देखने में वो आकर्षक लगे। इसके अलावा प्रश्नावली को भरने के लिए स्पष्ट तथा उचित निर्देश होने चाहिए या देने चाहिए ताकि प्रश्नावली को आसानी से भरा जा सके। इसके अलावा सूचना देने वाले की सुविधा, प्रश्नावली भेजते समय सूचना देने वाले की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न सीधी तथा संबंधित होने चाहिए जिनका उत्तर बहुत कम समय में दिया जा सके। अनिवार्य डाक टिकट लिफाफे समेत पूरा पता लिख कर भेजनी चाहिए। इस प्रकार सूचना देने वाले की सुविधा में ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत से गुण हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। अब बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के प्रमुख स्रोतों की। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, आंकड़े एकत्रित करने के मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों के दो स्रोत हैं, पहले प्रकाशित स्रोत, दूसरे अप्रकाशित। अगर बात करें प्रकाशित स्रोतों की तो उसमें है पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इसमें हमने कुछ नाम भी देखे थे जैसे विश्व बैंक है या IMF है। इनके जो भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आते हैं या जो डाटा आता है वो अगर दोबारा काम में लिया जाए तो वो एक तरीके से सेकेंडरी डाटा है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के भी महत्वपूर्ण आंकड़े माने जाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के मुख्य स्रोतों में देखें तो विश्व बैंक या फिर IMF के जो भी रिपोर्ट्स हैं वो शामिल करते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी प्रकाशन। प्रत्येक देश की सरकार भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती हैं। उन आंकड़ों को अगर दोबारा प्रयोग में लिया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से सेकेंडरी डाटा है और चूँकि प्रकाशित करती हैं इसलिए वो प्रकाशित स्रोत भी माने जाते हैं। आगे बात करें अर्ध सरकारी प्रकाशन। कुछ ऐसी संस्थाएं जो होती है अर्ध सरकारी, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर निगम, जिला परिषद इत्यादि। इनके द्वारा भी बहुत से रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे जन्म, मृत्यु, सेहत, चुंगी कर या और भी बहुत से प्रकार के आंकड़े। इनका भी ये क्या करती है, प्रकाशन करती है। उनको अगर काम में लिया जाए तो वो भी एक तरीके से सेकेंडरी डाटा ही है। इसके अलावा आयोगों और कमेटियों की रिपोर्टें वो भी एक तरीके से सेकेंडरी डाटा हैं और अनुसंधान में वो भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों के अप्रकाशित स्रोतों की। यानी डाटा तो सेकेंडरी है पर वो प्रकाशित नहीं होता है। जैसे सरकारी अभिलेख, सरकार के बहुत से रिकॉर्ड या अभिलेख हैं जो सिर्फ सरकार के दफ्तरों में उनके पास सुरक्षित रहते हैं, उनका वो प्रकाशन नहीं करते। अगर उनको भी प्रयोग में लिया जाए तो वो भी सेकेंडरी डाटा ही है, पर चूँकि उनका कोई पब्लिकेशन नहीं है या प्रकाशित नहीं होते तो वो अप्रकाशित स्रोत माने जाएंगे। इसी तरीके से निजी अभिलेख, निजी कंपनियां, निजी व्यापार संघ या निजी उपक्रम वो भी अपने अभिलेख या रिकॉर्ड रखते हैं। उनका अगर आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से सेकेंडरी डाटा है और अप्रकाशित स्रोत हैं। अब अंत में कुछ दो बिंदु और देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आंकड़ों को आकर्षित करेंगे तो उनमें दो श्रेणियाँ होती है, एक होती है खंडित श्रेणी, एक होती है सतत श्रेणी। पहले देख लेते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में मूल्य विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात यदि किन्हीं आंकड़ों में पुनरावृत्ति हो रही है तो बार बार लिखने के स्थान पर एक ही बार लिख दिया जाता है। साथ ही समक जितनी बार आता है उसे आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसी श्रेणी को ही खंडित श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में 8 अंक लाने वाले 15 विद्यार्थी हैं तो मूल संख्या कितनी है 8 और उसकी आवर्ती कितनी लिखी जाएगी 15, यानी 8 के आगे 15 लिखा जाएगा। ऐसी श्रेणियाँ होती है वो खंडित श्रेणियाँ या खंडित श्रेणी कहलाती हैं। अब बात करते हैं सतत श्रेणी की या फिर अखंडित श्रेणी की। ऐसी विभिन्न पदों के चर मूल्यों में एक निरंतरता मिले ऐसी श्रेणी को सतत श्रेणी कहते हैं या कहा जाता है। इन चर मूल्यों को वर्ग में रखते हैं। अगर कोई संख्यात्मक मान एक सीमा के बीच में दिया जाए, एक सीमा तय कर दी जाए और उसके आगे उसकी आवर्ती लिखी जाए, ऐसी श्रेणियों को अखंडित श्रेणी कहते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है प्राप्तांक और विद्यार्थी।
अब कक्षा में 10 से 20 तक, 20 से 30 तक इस तरीके से क्या बना दिया जाए, वर्ग बना दिया जाए। एच श्रेणी को हम अखंडित श्रेणी कहते हैं या फिर सतत श्रेणी कहते हैं। और सामने कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। तो मुख्य रूप से श्रेणियाँ 3 होती हैं, पर अगर बहुत विशेष देखा जाए तो श्रेणियाँ 2 ही मानी जाती हैं, एक खंडित श्रेणी और एक अखंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में संख्या, सामने उसकी आवृत्ति, जबकि अखंडित श्रेणी में एक वर्ग बनाया जाएगा और उसके सामने उसकी आवृत्तियाँ लिखी जाती हैं।